नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि BMCE का है, मतलब कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, जो कि लास्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ईंधन एवं दहन यानी फ्यूल्स एंड कम्बसन। ईंधन एवं दहन में पहला टॉपिक है ईंधन एवं दहन, मतलब कि ईंधन एवं दहन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सभी सब्जेक्ट सबसे आसान और सरल भाषा में पढ़ाए जाते हैं तथा एग्जाम के टाइम पर स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिससे आपको अच्छे नंबर लाने में मदद मिले। और हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा ईंधन एवं दहन। वह पदार्थ जो वायुमंडल के साथ मिलकर जलते हैं तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ईंधन कहलाते हैं। मतलब कि वह पदार्थ जो वायुमंडल के साथ मिलकर जलते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं तथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। मतलब कि वह पदार्थ जो वायुमंडल के साथ जलते हैं और बड़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। वे ये ईंधन अपनी आंतरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हीट के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। मतलब कि ये ईंधन अपनी इंटरनल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हीट के रूप में परिवर्तित करने के लिए सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, मीथेन, CH4, एथेन, C2H6 गैस आदि ईंधन। मतलब कि ये ईंधन के उदाहरण है कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, मीथेन और एथेन गैस आदि ईंधन है। ठीक है। इसके बाद है दहन। दहन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत ईंधनों में उपस्थित ज्वलनशील तत्व जैसे हाइड्रोजन, कार्बन तथा कुछ में गंधक आदि ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मतलब कि दहन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत ईंधनों में उपस्थित ज्वलनशील तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन तथा कुछ में गंधक ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया कर, मतलब कि ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करके ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दहन कहलाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद है रासायनिक ईंधन जिसके अवयवों का दहन के अंतर्गत ऑक्सीकरण से रासायनिक संयोग होता है। मतलब कि रासायनिक ईंधन क्या होता है भाई? रासायनिक ईंधन जिसके अवयवों का दहन के अंतर्गत ऑक्सीजन से रासायनिक संयोग होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मीथेन गैस आदि रासायनिक ईंधन है। इसके बाद है परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ईंधन ऐसे भी हैं जिनमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि नाभिकीय ईंधन। मतलब कि कुछ ईंधन ऐसे भी होते हैं जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया के बाद ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ये यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और नाभिकीय ईंधन है। ये नाभिकीय ईंधन के एग्जाम्पल हैं। इस अध्याय में हम केवल रासायनिक ईंधनों का अध्ययन करेंगे। मतलब कि जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग केवल केमिकल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदर्श ईंधनों के गुण। आदर्श ईंधन के गुण। आदर्श ईंधन के गुण क्या क्या है भाई? पहला है हमारा इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। ऊष्मीय मान मतलब कैलोरीफिक वैल्यू यानी CV। सेकंड है इसमें निम्न आर्द्रता, धारिता तथा आद्य पदार्थ जैसे राख आदि कम से कम होना चाहिए। मतलब कि इसमें निम्न आर्द्रता, धारिता तथा अधाय पदार्थ मतलब कि कम जलने वाले पदार्थ जैसे राख आदि कम से कम, आधे जले हुए पदार्थ जैसे राख आदि कम से कम होनी चाहिए। तीसरा है हमारा इसके दहन के उत्पाद हानि रहित होने चाहिए। चौथा है इससे सरलता से वितरण करने, भंडार करने तथा परिवहन करने योग्य होना चाहिए। मतलब कि यह सरलता से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इकट्ठा कर सके तथा इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकें। पांचवा है हमारा इसे अधिक हानिकारक उत्पाद के बिना जैसे धुआं आदि के उच्च दहन दक्षता वाला होना चाहिए। मतलब कि बिना हानिकारक उत्पाद के बिना होना चाहिए, जैसे कि धुआं आदि के उच्च दहन दक्षता वाला होना चाहिए। छठवा है हमारा इसे कम मूल्य पर सरलता से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। सातवां है ठोस ईंधन की दशा में इसका साइज समान होना चाहिए ताकि दहन नियमित हो तथा नियंत्रित हो। मतलब कि इसका साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स यानी ईंधनों का वर्गीकरण। सभी ईंधनों का मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कि सभी ईंधनों को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला पार्ट है हमारा प्राकृतिक ईंधन यानी नेचुरल फ्यूल्स और दूसरा है कृत्रिम ईंधन यानी आर्टिफिशियल फ्यूल्स। पहला है नेचुरल फ्यूल्स। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी ईंधन प्राकृतिक ईंधन कहलाते हैं। ये ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में उपलब्ध है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी ईंधन प्राकृतिक ईंधन कहलाते हैं, जैसे कि ये ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में उपलब्ध है। मतलब कि प्राकृतिक ईंधन क्या होते हैं? जैसे लकड़ी हुआ,
इस टाइप से जो भी कोयला वोला मतलब जितने भी हैं सभी प्राकृतिक हैं। और सेकंड है हमारा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फ्यूल्स। ये कृत्रिम रूप से ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इनको हम लोग बनाते हैं। उपरोक्त सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम ईंधन को उनके अस्तित्व की प्रकृति के अनुसार विस्तृत वर्गीकरण तालिका में दिखाया गया, मतलब कि तालिका में इसको दिखाया गया है। ये है प्राकृतिक ईंधन यानी नेचुरल फ्यूल्स, ठोस, द्रव और गैस। नेचुरल फ्यूल्स में हमारे ठोस में, सॉलिड में जो होते हैं वह होता है लकड़ी, छाल व झाड़ी यानी लकड़ी की छाल या झाड़ी, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। और लिक्विड में हमारे होते हैं खनिज तेल, पेट्रोलियम, जैसे कि नेचुरल फ्यूल्स होते हैं। नेचुरल फ्यूल्स में जो गैस होती है वह प्राकृतिक गैस हो सकती है, मीथेन या मार्स गैस हो सकती है, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी नेचुरल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इसके बाद है आर्टिफिशियल फ्यूल्स यानी कि कृत्रिम ईंधन। इन तीनों के भी एग्जाम्पल हैं ठोस, द्रव और गैस में। ठोस के लिए चारकोल, कोक, ब्रिकेट कोयला और चूर्णित कोयला। और लिक्विड में हमारा डीजल, पेट्रोलियम, आसुत पेट्रोलियम अपशिष्ट, टार, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, सेल तेल, वनस्पति तेल, फर्नेस तेल। और गैस के हमारे आर्टिफिशियल के कोल गैस, जल गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, मोन्ड गैस, बायोगैस, एसिटिलीन गैस, अमोनिया गैस, तेल गैस आदि। मतलब कि ये ऊपर वाले हैं प्राकृतिक गैस के, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे वाले हमारे कृत्रिम ईंधन यानी आर्टिफिशियल फ्यूल्स, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट या इसको लिख सकते हैं, ये पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद है हमारा ठोस ईंधन, सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक ठोस ईंधन यानी नेचुरल सॉलिड फ्यूल। एक होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक के बारे में। प्राकृतिक में हमारा पहला है लकड़ी यानी वुड। लकड़ी यह एक अच्छा घरेलू ईंधन है। सूखी लकड़ी का ऊष्मीय मान 18 मेगाजूल पर किलोग्राम से 21 मेगाजूल पर किलोग्राम तक होता है। मतलब कि सूखी लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है CV कैलोरीफिक वैल्यू वो 18 से 21 मेगाजूल पर किलोग्राम तक होता है। और इसका घनत्व 0.3 से 1.3 तक होता है, मतलब 0.3 से 1.3 तक होता है। 1 kg सूखी लकड़ी से 0.4 kg कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि 1 किलो सूखी लकड़ी से हम लोग 400 ग्राम कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी का बुरादा या आरा मशीन से प्राप्त लकड़ी छीलन आदि से भी इतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि लकड़ी का बुरादा होता है जो आरा मशीन से छीलन मिलन प्राप्त होता है, उससे भी हमें इतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः नीम, जामुन, आम आदि की लकड़ी तथा जड़ों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब कि नीम का पेड़ हुआ, जामुन हुआ, आम आदि की लकड़ी का प्रयोग और उनकी जड़ों का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स में मक्की की झाड़ी यानी वुसेल कॉर्न। मक्की की झाड़ी यानी मक्का जो आपने खाया होगा उसमें झाड़ी निकलती है। यह अनाज पैदा करने वाले क्षेत्रों में गाँव में अधिकतर प्रयोग होती है। यह कोयले के समान सस्ती होती है। मतलब कि यह कोयले के समान सस्ती होती है। मक्की की जड़, भुट्टे के बीच की डंठल, मोटे अनाजों के तने, डंडियाँ आदि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब मक्की की जड़ हुई, जो भुट्टे के बीच का जो डंठल होता है, मतलब भुट्टे निकाल के जो डंठल होता है बीच का, मोटे अनाजों के तने हो गए, मतलब जो गेहूँ होता है उसके तने हो गए, डंडियाँ हो गई आदि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये जलने पर काले और धुआं देती हैं। इनका ऊष्मीय मान लगभग 12.6 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। मतलब कि इनका जो CV होता है वह 12.6 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। इसके बाद तीसरा है हमारा पेड़ों की छीलन यानी टैनबर्ग। पेड़ों की छाल निर्माण कार्य में उपयोगी नहीं होती है, इसलिए यह ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब कि जो पेड़ों की छाल होती है वह किसी भी रूप में निर्माण कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। पेड़ों की छाल, रबड़ व चमड़े की छीलन आदि भी सुखाकर जलाई जाती है। सूखी छाल में लगभग 50% कार्बन, 6% हाइड्रोजन, 4% नाइट्रोजन होती है। मतलब कि जो सूखी छाल होती है उसमें 50% कार्बन की मात्रा होती है, 6% हाइड्रोजन की होती है और 4% नाइट्रोजन की होती है तथा कुछ मात्रा में ऑक्सीजन व नमी आदि होते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन और नमी की मात्रा कुछ इनमें होती है। इसके बाद है हमारा चौथा खोई यानी मिगास। खोई क्या होता है भाई? गन्ने का रस निकालने के बाद बची हुई खोई सुखाकर चीनी मिलों में, बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब कि जो गन्ने का रस निकाल के जो लकड़ी निकलती है, मतलब बची खोई बोलते हैं उसको सुखाकर चीनी मिलों में, बॉयलर में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। सूखी खोई में लगभग 1.7 मेगाजूल पर किलोग्राम तक ऊष्मा प्राप्त होती है। मतलब कि जो सूखा खोई होता है बिल्कुल, उसमें लगभग 1.7 मेगाजूल पर किलोग्राम तक
ऊष्मा प्राप्त होती है और इसमें 42 से 50% तक कार्बन होता है, 5 से 7% हाइड्रोजन होता है और 40 से 50% इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है तथा 3 से 7% तक इसमें राख उत्पन्न होती है। इसके बाद है हमारा पांचवा कोयला। ये नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पांचवा एग्जाम्पल है कोयला। कोयला वेजिटेबल उत्पत्ति का खनिज पदार्थ है जो भूगर्भ में जीवाश्म पदार्थों के लाखों वर्षों तक दबे रहने पर नमी, ताप, दाब तथा समय के साथ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर ठोस अवस्था में कोयला का रूप ले लेता है। मतलब कि जो ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जा रहा है जीवाश्म पदार्थों को लाखों वर्षों तक दबे रहने पर नमी, ताप, दाब व समय के साथ भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर ठोस अवस्था में कोयला का रूप ले लेता है। यह काला, गहरा, लाल, भूरा खनिज ठोस पदार्थ है। मतलब कि कोयला जो होता है वह काला भी हो सकता है, गहरा, लाल, भूरा खनिज ठोस पदार्थ है। यह एक अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। कोयले का ऊष्मीय मान 27 मेगाजूल पर किलोग्राम तक होता है। ठीक है भाई। चारकोल, कोक, ब्रिकेटेड कोयला, पुलराइज्ड कोयला आदि कृत्रिम ठोस ईंधन के उदाहरण। मतलब कि जो आर्टिफिशियल है उसके ये उदाहरण है चारकोल, कोक, ब्रिकेटेड कोयला, पल्वराइज्ड कोयला आदि कृत्रिम ठोस ईंधन के उदाहरण है। इसके बाद है हमारा कोयले की संरचना के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन। ठीक है भाई। कोयले में उसके अवयवों का भार कोयले की गुणवत्ता तथा स्थान के साथ पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित होता है। कोयले के विभिन्न अवयवों का विश्लेषण निम्न प्रकार से। मतलब कि कोयले में उसके अवयवों का भार, कोयले की गुणवत्ता तथा स्थान के साथ पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई। कोयले के विभिन्न अवयवों का विश्लेषण निम्न प्रकार से है, निकटतम या प्रत्यक्ष विश्लेषण के आधार पर। मतलब कि पास से या बिल्कुल सही विश्लेषण के आधार पर। पहला है इसमें नमी यानी मॉइस्चर की मात्रा होती है इसमें 3 से 30% तक, 3 to 30% तक इसमें नमी होती है। इसके बाद उड़नशील पदार्थ यानी वॉलेटिक मैटर, 3 से 50% तक इसमें उड़नशील पदार्थ होते हैं और इसमें 2 से 40% तक राख की मात्रा होती है। और स्थिर कार्बन यानी फिक्स्ड कार्बन 16 से 92%, 16 to 92% इसमें फिक्स्ड कार्बन होता है। और अंतिम विश्लेषण के आधार पर, मतलब कि फाइनल विश्लेषण के आधार पर इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 92% तक होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 से 5.5% तक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 से 40% तक होती है, गंधक इसमें 0.5 से 7% तक और नाइट्रोजन 0.5 से 3% तक और राख इसमें 2 से 40% तक होती है। ठीक है भाई। कार्बन की मात्रा 50 से 92% तक होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 से 5.5% तक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 2 से 40% होती है, गंधक की मात्रा 0.5 से 7% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 0.5 से 3% होती है, राख की मात्रा 2 से 40% होती है। ठीक है भाई। सामान्य रूप से अच्छे कोयले का प्रतिशत, मतलब कि जो नॉर्मल होता है उससे कोयले का प्रतिशत होता है कार्बन 78% होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 4.9% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 4.1% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 1.8% होती है, गंधक इसमें 1.1% होता है तथा राख 8% तथा नमी 2.1% होती है। ठीक है। इसके बाद है हमारा कोयले के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोल। प्राकृतिक ठोस ईंधन के रूप में कोयले की रचना के आधार पर इसका वर्गीकरण अधिकतर निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब कि प्राकृतिक ठोस ईंधन के रूप में कोयले की रचना के आधार पर इसका वर्गीकरण अधिकतर निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पीट। ये कोयले का ही प्रकार या रूप है। यह दलदलीय भूमि में पाए जाते हैं, मतलब कि यह दलदल वाली भूमि में पाए जाते हैं। भूरे रंग का स्पंजी पदार्थ होता है। इसे इंजन और बॉयलरों में उपयोग करते हैं, मतलब कि इसे इंजन और बॉयलरों में उपयोग करते हैं। इसमें कार्बन 56%, ऑक्सीजन 33%, हाइड्रोजन 6% तथा नाइट्रोजन 1% होता है और इसका ऊष्मीय मान 2.3 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा 56%, ऑक्सीजन की मात्रा 33%, हाइड्रोजन की मात्रा 6%, नाइट्रोजन की मात्रा 1% होती है और इसका ऊष्मीय मान 2.3 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। इसके बाद सेकंड है हमारा लिग्नाइट। ठीक है। कोयले की विरचना में यह पीट के बाद अगली अवस्था होती है पीट तथा बिटुमिनस। कोयले के बीच गुण रखने वाला है कोयला लाल भूरे रंग का होता है। मतलब कि जो लिग्नाइट होता है वह पीट तथा बिटुमिनस कोयले के बीच का गुण रखने वाला
कोयला होता है और यह लाल भूरे रंग का होता है, मतलब कि यह पीट के बाद अगली कक्षा होती है, मतलब कोयला की जो रचना होती है उसके बाद अगली कक्षा होती है। ठीक है भाई, इसमें लगभग 60% कोयला होता है, मतलब कि इसमें 60% कोयले की मात्रा होती है तथा इसका ऊष्मीय मान यानी सीवी कैलोरीफिक वैल्यू 21 से 25 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, मतलब कि 21 से 25 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। इसके बाद थर्ड है हमारा सब बिटुमिनस कोयला, मतलब कि सब बिटुमिनस कोल। ठीक है, इसकी रासायनिक क्रियाएं लिग्नाइट कोयले जैसी ही हैं। इसे काला लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं, मतलब कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वह लिग्नाइट के जैसे ही है, इसे काला लिग्नाइट कोयला भी कहते हैं। यह भौतिक रूप में काले चमकदार रंग का, कुछ लकड़ी जैसी संरचना वाला, कम नमी वाला, लगभग आधी तथा उच्च ऊष्मीय मान वाला होता है। मतलब कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, काला लिग्नाइट कोयला होता है, यह भौतिक रूप में काले चमकदार रंग का होता है। ठीक है, कुछ लकड़ी जैसी संरचना वाला होता है और कम नमी वाला, मतलब कि इसमें मॉइस्चर होता है वह कम होता है, लगभग आधी, तथा इसका उच्च ऊष्मीय मान होता है, मतलब कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई सीवी वाला होता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 29 मेगाजूल पर किलोग्राम है, मतलब कि जो इसका सीवी है वह 29 मेगाजूल पर किलोग्राम है। सामान्य अवस्था में इसमें नमी 8%, ठोस कार्बन 50% और उड़न पदार्थ 38% तथा राख 4% होती है। इसके बाद फोर्थ है हमारा बिटुमिनस कोयला। ठीक है भाई, बिटुमिनस कोयला में यह भद्दे काले रंग का अपने वेजिटेबल ओरिजिन का अक्सर दिखाई पड़ता है, मतलब कि यह भद्दे काले रंग का होता है और अपने वेजिटेबल ओरिजिन का अक्सर दिखाई पड़ता है तथा इसमें 70 से 80% कार्बन एवं लगभग 25% उड़नशील पदार्थ होता है, मतलब कि इसमें 70 से 80% कार्बन होता है और 25% उड़नशील पदार्थ होता है। इसे नरम कोयला भी कहते हैं, मतलब कि बिटुमिनस कोयला को क्या कहते हैं, इसे नरम कोयला भी कहते हैं। इसका औसत ऊष्मीय मान सीवी लगभग 32 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, मतलब कि 32 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है। इसका उपयोग भाप बनाने तथा कोल गैस तथा घरेलू को गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए भी होता है, मतलब कि इसका उपयोग भाप बनाने, कोल गैस तथा घर वगैरह को गर्म करने की अवस्थाओं के लिए भी होता है। किसका भाई, बिटुमिनस कोयला का। इसके बाद हमारा है पांचवा एंथ्रेसाइट कोयला, मतलब कि एंथ्रासाइट कोल। यह पूर्णतः खनिजीय कोयला, मतलब कि यह खनिजीय कोयला है। इसमें मुख्यतः कार्बन होता है, यह कठोर तथा भंगुर होता है, मतलब कि यह कैसा होता है भाई, यह कठोर और भंगुर होता है, जिसमें लगभग 90% कार्बन तथा 8 से 10% ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब कि इसमें 90% कार्बन होता है और 8 से 10% में ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसका ऊष्मीय मान सीवी लगभग 35 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, विश्व में यह कम मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कि इसका ऊष्मीय मान 35 मेगाजूल पर किलोग्राम होता है, विश्व में यह कम मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अर्ध एंथ्रासाइट तथा मेटा एंथ्रासाइट कोयला भी होता है, मतलब कि जो एंथ्रासाइट कोयला है उसके अलग अलग दो रूप भी होते हैं, एक होता है सेमी एंथ्रासाइट और दूसरा होता है मेटा एंथ्रासाइट। अर्ध एंथ्रासाइट कोयला छोटी ज्वाला के साथ जलता है तथा मेटा एंथ्रासाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अच्छी श्रेणी का होता है, मतलब कि जो मेटा वाला है वह एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अच्छी श्रेणी का है और अर्ध एंथ्रासाइट कोयला छोटी ज्वाला के साथ जलता है। इसके बाद सिक्स है हमारा ग्रेफाइट। एंथ्रासाइट के पश्चात ग्रेफाइट बनता है। कोयला संरचना में है अंतिम सदस्य, मतलब कि कोयला की संरचना में है अंतिम सदस्य। यह कोयले में सबसे ऊंची एवं शुद्ध श्रेणी का काले रंग का कोयला है, मतलब कि जो ग्रेफाइट है वह कोयले में सबसे ऊंची एवं शुद्ध श्रेणी का काले रंग का कोयला है। इसके दहन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है, मतलब कि जो इसका दहन होता है इसको जलाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको उच्च ताप वाली भट्टियों में जलाना लाभप्रद होता है, मतलब कि इसको हाई टेम्परेचर वाली भट्टी में जलाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 98% होती है, उच्च तापमान पर जलता है, मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा 98% होती है और यह उच्च तापमान पर जलता है। इसका प्रयोग अस्तर तथा इलेक्ट्रोड आदि बनाने में करते हैं, मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग अस्तर तथा इलेक्ट्रोड आदि बनाने में भी प्रयोग करते हैं इसका ग्रेफाइट का। इसके बाद है हमारा कृत्रिम ठोस ईंधन यानी आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। सेकंड पार्ट है हमारा आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स। नेचुरल फ्यूल्स हम लोग पढ़ चुके थे, यानी प्राकृतिक ठोस ईंधन। आर्टिफिशियल ठोस ईंधन में हमारा पहला टॉपिक है वुड चारकोल। यह लकड़ी को 300 डिग्री सी से ऊपर वायुमंडल की अनुपस्थिति में जलाने पर प्राप्त होता है, मतलब कि यह लकड़ी को 350 डिग्री सी से ऊपर वायुमंडल की अनुपस्थिति में जलाने पर प्राप्त होता है, मतलब कि इसको 300 डिग्री सी से ऊपर जलाने पर और निर्वात में यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्राप्त होता है। उच्च तापमान से काला तथा कठोर चारकोल प्राप्त होता है। शुष्क चारकोल में 80 to 90% कार्बन होता है तथा इसका सीवी लगभग 28,000 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। ठीक है भाई, और इसमें 80 to 90% कार्बन होता है, मतलब कि 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होती है और इसका सीवी लगभग 28,000 किलो जूल पर
किलोग्राम होता है। ठीक है भाई। कोक, इसके बाद सेकंड है हमारा कोक, किसमें भाई कृत्रिम आर्टिफिशियल में है हमारा कोक। यह बिटुमिनस कोयले के विनाशक आसवन से उत्पन्न होता है, मतलब कि यह बिटुमिनस कोयले का विनाशक आसवन से उत्पन्न होता है। वायु की अनुपस्थिति में क्लोज रिसोर्ट में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया में है, मतलब कि यह वायु की अनुपस्थिति में क्लोज रिटोर्ट में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया है। इससे समस्त तत्व बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि इससे समस्त तत्व बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है कोक की बात कर रहे हैं इसमें। यह कठोर, भंगुर तथा छिद्रयुक्त होता है, मतलब कि जो हमारा कोक होता है वह कठोर और भंगुर और छिद्रयुक्त होता है। इसमें 85 से 95% कार्बन होता है तथा इसका CV यानी कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय मान लगभग 32,600 किलो जूल पर किलोग्राम होता है, मतलब कि इसका जो ऊष्मीय मान होता है CV वह 32,600 किलो जूल पर किलोग्राम होता है। और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है भाई? 85% से 95% कार्बन होता है। और यह कोक कैसा होता है भाई? यह कठोर, भंगुर और छिद्रयुक्त होता है। इसके बाद है हमारा तीसरा ब्रिकेटेड कोयला, यानी कि यह आर्टिफिशियल ठोस ईंधन है, आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स हैं, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है। ब्रिकेटेड कोयला, यह कोयला निम्न ग्रेड ईंधनों को बाइंडर के बिना अथवा उसके साथ संपीड़ित कर बनाया जाता है, मतलब कि यह कोयला निम्न ग्रेड ईंधनों को बाइंडर के बिना अथवा उसके साथ संपीड़ित कर बनाया जाता है। ब्रिकेटिंग में महीन कोयले को 5 से 8% बाइंडर जो कोलतार, मोलिसेस, स्टार्च, ग्लिसोनाइट आदि हो सकते हैं के साथ मिलाया जाता है, मतलब कि ब्रिकेटिंग में महीन कोयले के साथ 5 से 8% की मात्रा किसकी मिलाई जाती है भाई? बाइंडर जो कोलतार, मोलिसेस, स्टार्च, ग्लिसोनाइट आदि हो सकते हैं के साथ मिलाया जाता था। दाब देकर ब्रिकेट्स में संपीड़ित किया जाता है, मतलब दाब देकर इसको ब्रिकेट्स में दबाया जाता है यानी संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रिया से ग्रेट के द्वारा होने वाली फ्यूल गैस को कम किया जाता है तथा ईंधन की हीटिंग वैल्यू को बढ़ाया जाता है, मतलब कि इस प्रक्रिया से ग्रेट के द्वारा होने वाली फ्यूल गैस को कम किया जाता है तथा ईंधन की हीटिंग वैल्यू को बढ़ाया जाता है यानी HP को बढ़ाया जाता है। इसके बाद है पल्वराइज्ड कोयला, यानी पल्वराइज्ड कोयला ठोस ईंधन के दहन की दर को, ठीक है भाई, ठोस ईंधन की दहन की दर को ईंधन के साथ वायु का संपर्क कर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। ठोस ईंधन के दहन की दर को ईंधन के साथ वायु का संपर्क कराया कर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कोयले को चूर्ण के रूप में महीन कर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि इसे कोयले को चूर्ण के रूप में महीन कर प्राप्त किया जा सकता है। निम्न ग्रेड तथा उच्च राख युक्त कोयला को पल्वराइज्ड कोल बनाने के लिए महीन किया जाता है, मतलब कि निम्न ग्रेड तथा उच्च राख युक्त कोयला को पल्वराइज्ड कोल बनाने के लिए महीन किया जाता है, मतलब कि पल्वराइज्ड कोल बनाने के लिए इसको महीन किया जा सकता है। अधिकतर पावर प्लांट में पल्वराइज्ड ईंधन प्रयोग किया जाता है, मतलब कि अधिकतर पावर प्लांट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, पल्वराइज्ड ईंधन का उपयोग करते हैं जो कि आर्टिफिशियल के होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद सॉलिड हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों की बात कर ली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है भाई। लिक्विड फ्यूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपके साथ पढ़ रहे हो, तथा हमारे चैनल पर आपको सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो क्लासों को डेली लेते रहें क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं। ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।